Hello guys, welcome back to my channel. You are watching Biology Pride. Hope you all are fine. So आज मैं आपको ऑटो इम्यूनिटी पढ़ाने वाली हूँ। ऑटो इम्यूनिटी पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारा इम्यूनिटी का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया है ऑटो इम्यूनिटी का। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एलर्जीज़ का टॉपिक समझाया और पार्ट 1 भी इम्यूनिटी जहाँ मैंने स्टार्ट करवाई है, अगर वो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, फिर आके आप ऑटो इम्यूनिटी वाला टॉपिक समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी होती है, पहले नाम समझ लो इसका, ऑटो और इम्यूनिटी। ऑटो मतलब खुद से, खुद जो करते हैं ऑटो, और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन। आप याद रख सकते हो कि आप अपने आप को बचा रहे हो किसी चीज़ से। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल। ये जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी क्रिएट कर लेती है इम्यूनिटी, उसके पास डिफ्रेंशिएट करने की काबिलियत आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है कि वो जान पाती है कि अपने सेल कौन से हैं और दूसरों के सेल कौन से हैं। जैसे जब भी कोई बाहर से कोई फॉरेन एजेंट आता है, हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि वो बाहर का है, और अपने अपने को तो पहचानती है और बाहर का पहचान लेगी वो, तो उसके अगेंस्ट वो वर्क करती है। हमारी आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी एंटीबॉडीज़ रिलेटेड हेल्पर सेल्स, ये सारे जाके, ये हमारी आर्मी है इम्यूनिटी की, तो ये जाके उन पर अटैक करते हैं। तो वो अटैक होके वो उसे किल कर देते हैं और हमारी इम्यूनिटी जीत जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? Why will still do not understand the basis of this two collaborations of this ability have to be understood। अब हम ये नहीं जानते कि बॉडी कैसे कर पाती है ऐसा कुछ। तो दो कोरोलरीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ऐसे होता है। दो चीज़ें हैं, जैसे पहला, हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स में और अपने मॉलिक्यूल्स में। फॉरेन मॉलिक्यूल्स और फॉरेन ऑर्गेनिज्म या और अपने ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, जान पाते हैं कि ये बाहर का है, ये हमारा है। सेल्फ सेल, नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और कुछ इम्यूनोलॉजिकली डील्स भी करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट पे कहते भी हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। सेकेंड, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीज़न, जेनेटिकली कुछ रीज़न आ जाते हैं या कुछ अननोन जो हमें नहीं पता। कुछ ये रीज़न है कि बॉडी उस टाइम पे खुद के सेल को, खुद की जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी क्या प्रोवाइड करती है? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। तो वो जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हैं वो खुद के ही सेल को अटैक कर जाते हैं, खुद के भी सेल को अटैक कर जाते हैं। इसको देखो, अगर कोई एंटीजन है, कोई बाहर से पैथोजन आया, उसके सरफेस पे एंटीजन लगे होते हैं। अगर वो एंटीजन सेम हुआ हमारे एक सेल के एंटीजन से, हमारे सेल पे कार्बोहाइड्रेट की लेयर है, लिपिड लेयर है, उसके ऊपर भी अगर एंटीजन लगा और वो एंटीजन वो बाहर वाले फॉरेन एंटीजन से सिमिलर है, सेम है अगर वो, तो बॉडी क्या करेगी? आर्मी ऑफ प्रोटीन तो भेजेगी, क्योंकि बाहर से आया वो, उसको तो मारेगी, और साथ में हमारे सेल्फ सेल को भी मार देगी। तो इससे एक डिजीज़ हो जाती है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। याद रखना, ऑटो इम्यूनिटी में, एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी, इसका एग्जाम्पल पूछते हैं नीट के क्वेश्चन में, या कोई भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कोई भी आपके बोर्ड क्वेश्चन में आ गया 1 मार्क क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज़ है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज़। डैमेज होता है बहुत बॉडी में, तो ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। और ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस काफ़ी टाइम तक चलती है। अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लामेशन हो जाना जॉइंट्स का, विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज़ एन ऑटोइम्यून डिसीज़। ये आप याद रखना कि ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होती है और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट करते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी।
Immune system in the body. Human immune system consists of lymphoid organ, tissue, cells and soluble molecules like antibodies. हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम है, उसमें क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, टिश्यू है, कुछ सेल्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एंटीबॉडीज़। यही तो एक्ट करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। कुछ ऑर्गन्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके एग्जांपल आएंगे तो उन्हें हम लिम्फोइड ऑर्गन कह देते हैं। कुछ टिश्यू हैं, कुछ सेल्स हैं, कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जिसे मैं सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है। एज यू हैव read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, responds to this and remembers them. As remembers क्यों लिखा हुआ NCERT ने? क्योंकि वो मेमोरी क्रिएट कर लेती हैं। जब पहली बार आता है तो दूसरी बार आने पे उस मेमोरी क्रिएट हो जाती है इम्यून सिस्टम के अंदर, तो वो जानती है कि वे पहले भी आया है, तो उस टाइम में फुल पोटेंशियल प्रोवाइड करती है हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट। और जो हमारी इम्यूनिटी है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि वो अपने सेल्स को जानती है और फ़ौरन एंटीजन्स को अच्छी तरह से जानती है। The immune system also play very important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. इम्यून सिस्टम, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्ट करता है। कि अगर इम्यून सिस्टम, मैंने क्या कहा था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, अगर दूसरों का ऑर्गन किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता है, अगर दूसरे का ऑर्गन डालते हैं किसी दूसरे पर्सन में, तो हमारी इम्यूनिटी उसे रिजेक्ट कर देती है, तो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बताई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि इम्यून सिस्टम में सबसे पहले बात करी है लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। तो लिम्फोइड्स ऑर्गन जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स, हमारे जो बी सेल्स टी सेल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, उन्हें पढ़ते हैं। These are the organs, lymphoid organs. These are the organs where the origin or maturation and proliferation of lymphocytes occur. लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स का मैच्योर होना, लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होना, लिम्फोसाइट्स का मैच्योर होके एक्ट कर जाना, वहाँ पे सब कुछ होता है, वो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है? बी सेल्स लिम्फोसाइट है, टी सेल लिम्फोसाइट है, पहले भी बताया था। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अब लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप्स के मैंने बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी के एग्जांपल हैं बोन मैरो और थाइमस, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। इसमें क्या कहता है कि जो बोन मैरो हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, जो थाइमस हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, वहाँ पे जो जो हमारे इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं वो वहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। इमेच्योर मतलब वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं लिम्फोसाइट्स, वहाँ पे ओरिजिन होने के बाद क्या होता है, उनका वहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। एंटीजन सेंसिटिव का मतलब क्या है? अब देखो लिम्फोसाइट जो कैसे वर्क करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कि उन्हें पता होता है कि ये एक पर्टिकुलर एंटीजन है, उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ये वाला लिम्फोसाइट वर्क करता है, तो वो एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं। उन्हें पता लगता है कि हमें इसके खिलाफ वर्क करना है, हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना है, तो ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। फिर आफ्टर मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन हो जाती है, जब वो मैच्योर बन जाते हैं, इमेच्योर टू मैच्योर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास। अब वहाँ पे जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन कौन से हमारी बॉडी में? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये हमारे लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो वहाँ पे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, किसका? आफ्टर मैच्योरेशन जो लिम्फोसाइट जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी में ये हैं। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। अब यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंटरेक्शन होती है वहाँ पे उनके अगेंस्ट एंटीजन के,
वहाँ पे उनकी इंट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम अफेक्टर सेल। फिर वहाँ से वो अफेक्टर सेल फाइनली वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बाद जब वो रिलीज़ होते हैं बॉडी में तो वो अफेक्टर सेल बन जाते हैं, मतलब वो पूरे मैच्योर हो चुके हैं, अफेक्टर सेल बन चुके हैं, मतलब ये रेडी टू अटैक है। इनको अपनी ड्यूटी का पता लग गया है कि हमें कैसे किसी एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करना है, कैसे उसे मारना है, कैसे उसको ट्रीट करना है उसके साथ। तो वहाँ पे अब वो बन जाते हैं अफेक्टर सेल। द लोकेशन दिखा रखी है वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन की बॉडी में। इस फिगर में लोकेशन दिखा रखे हैं, जैसे ये लिम्फ नोड्स यहाँ पे सिचुएटेड है, और ये थाइमस है। थाइमस एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होता है। जो बोन मैरो है, बोन मैरो एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है वेयर ऑल द ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो में कुछ ब्लड सेल्स भी बनते हैं, आपको पता होगा रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। तो वहाँ पे ये एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती हैं, वहाँ पे उनका ओरिजिन होता है। थाइमस दूसरा हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये लॉब्ड ऑर्गन है, एक लॉब्ड ऑर्गन है, और ये लोकेटेड है नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन के नीचे और नियर द हार्ट यहाँ पे ये लोकेटेड है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये बड़ा होता है साइज़ में थोड़ा। जब बर्थ होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो ये इसका साइज़, जो थाइमस ऑर्गन है एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसका साइज़ बड़ा होता है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो इसका साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता जाता है, एंड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज़। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes. Both primary organ कह सकती हूँ मैं, both bone marrow and thymus primary organs हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, मैच्योर होते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट and their maturation also. The spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. जो हमारा स्प्लीन होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये लार्ज बीन शेप्ड का होता है। इसका शेप बता रखा है, लार्ज बीन शेप का ये ऑर्गन होता है, और इसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे एक्ट करता है? एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड एक्ट करता है। जो हमारे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसको ये एक तरह से फ़िल्टर करने का काम करता है। कैसे फ़िल्टर करने का काम करता है? जो ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ब्लड में चले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्लड में एंटर हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। बाय ट्रैपिंग दम, पकड़ लेना, ट्रैप करना। Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. Erythrocytes क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। स्प्लीन के पास एक लार्ज रिसर्वियर होता है, रिसर्वियर मतलब एक तरह से भंडार होता है रेड ब्लड सेल का। देन द लिम्फ नोड्स। स्प्लीन हो गया यहाँ पे थाइमस, यहाँ पे बोन मैरो। अब हम करते हैं द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। एक बार डायग्राम देखो आप। इस डायग्राम में आपको लिम्फेटिक वेसल्स का पूरा सर्कुलेशन दिखा रखा है कि कैसे होता है। ये कुछ लिम्फ नोड्स हैं, ये कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर हैं जो कुछ वेरियस पॉइंट पे लोकेट करते हैं अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फ नोड्स हैं, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। Lymph node serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and the tissue fluid. स्प्लीन का क्या काम था? स्प्लीन का काम था कि जो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बाहर से, उनको पकड़ने का काम उसका था। इसका क्या काम है लिम्फ नोड्स का? इसका ये काम है जो टिश्यू के फ्लूइड में, कोई भी टिश्यू है उसके फ्लूइड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है, या बाहर से कोई एंटीजन चला जाता है, या लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, उसमें ये काम करता है उनको, वहाँ से उनको पकड़ने का। सर्व टू ट्रैप,
the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid, जो वहाँ चल जाते हैं उनको पकड़ने का काम इसका होता है, lymph nodes का होता है. Antigen trapped in the lymph node are responsible for the activation of lymphocyte present there and cause the immune system response. अब देखो lymph node ने अपना काम कर दिया किसको पकड़ने का, किसी एंटीजन को पकड़ने का. अब जो ये लिम्फ नोड में एंटीजन जो ट्रैप हो जाते हैं ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली एक्टिवेशन करा देते हैं लिम्फोसाइट का, और वहाँ से लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है वहाँ पे. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तो वो कौन कौन से ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक. ये बता रखा है कि कुछ लिम्फोइड टिश्यू कुछ ऐसे भी हैं जो कहाँ लोकेट करते हैं, वेयर विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक. कुछ लाइनिंग है जैसे रेस्पिरेटरी लाइनिंग में ये कुछ लिम्फोइड टिश्यू वहाँ पे भी प्रेजेंट है. डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग में भी लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है. यूरोजेनिटल ट्रैक में वहाँ पे प्रेजेंट है. तो इनको हम क्या कहते हैं, जो किसी मेजर जो टिश्यू है वहाँ पे ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन के पास वहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं. माल्ट, इसे याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार. माल्ट की फुल फॉर्म बताओ, नीट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी. और इम्पॉर्टेंट ये देखो, इट constitutes about 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि माल्ट जो है वो कितना कंस्टिट्यूट करता है ह्यूमन बॉडी में, कितने कंस्टिट्यूट करता है, कितने परसेंट कंस्टिट्यूट करता है ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. तो ऑप्शन में दे देते हैं आपको, नीट के एग्ज़ाम भी बात कर रही हूँ मैं, ऑप्शन में दे देते हैं 50%, 70%, 10%, 20%. तो आपको करेक्ट करके आना है 50%. मैं आपको बता रही हूँ 50% माल्ट 50%, माल्ट 50% आप याद रख सकते हैं. तो ये था आपका इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी एड्स और कैंसर के बारे में, जो मेजर डिसीज़ हैं वो बहुत डिटेल में बताऊंगी. मैं आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ के बताऊंगी कि एक लाइन का मतलब क्या है. अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो ऑटो इम्यून सिस्टम की और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी की, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.